क्या होगा अगर एक करोड़ों साल पहले बना हुआ हीरा सिर्फ एक रिपोर्ट के जरिए ठुकरा दिया या अपना दिया जाए? सबसे बड़ी डायमंड मिथ क्या है? डायमंड मिथ की बात करें तो मिथ भी इवॉल्व हुआ है। बिगर इज बेटर फ्लोरेसेंस को लेके बहुत मिथ हो गया था। ब्लैक इंक्लूजन होना कोई खराब चीज नहीं है। सब ऐसा मानते हैं कि सब रिपोर्ट्स या सब सर्टिफिकेट एक ही है, जो बिल्कुल नहीं है। बार बार आप रिपोर्ट बोल रहे हैं, आप सर्टिफिकेट नहीं बोल रहे हैं। इज देयर एनी डिफरेंस? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर कंज्यूमर से, आप डायमंड की रिपोर्ट मांगिए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड्स की, तो इसको एज अ थ्रेट क्यों देख रही है इंडस्ट्री? दो प्रोडक्ट कैटेगरी है, बहुत डिफरेंट है। अगर आपको फुल फ्रीडम मिले तो आप क्या इंडस्ट्री के बारे में एक चीज बदलना चाहेंगे? प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ द डायमंड। मेरा हीरा तो मेरा दाम, जो प्राइस लिस्ट है उससे मैं छुटकारा पाना चाहूँगा। आई थिंक कमोडिटी बना दिया हमने इसको। डायमंड तो हीरो है। ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ये तीन चीजें ही हैं जो आपको सक्सेस दिला सकती हैं। क्या होगा अगर एक करोड़ों साल पहले बना हुआ हीरा सिर्फ एक रिपोर्ट के जरिए ठुकरा दिया या अपना दिया जाए? मैं बात कर रहा हूँ GIA की, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने अपनी साख बनाई है सालों से, और वो सिर्फ एक साख नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को एक शेप मिला है, उसकी वजह से इंडस्ट्री स्टैंडर्डाइज हुई है। मैं ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ GIA के साथ, जिसमें हमने टॉम के साथ बात करी थी कि GIA कैसे बना और इतना ट्रस्ट क्यों है उसके ऊपर। मुझे लगा शायद कुछ कड़ियाँ बाकी हैं उस कॉन्वर्जेशन से, एंड टू फिल दिस गैप मेरे पास एक और एक्सपर्ट हैं जो आज हमको बताएंगे कि GIA की जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है उसके पीछे रीज़न क्या है, रिपोर्ट और एक सर्टिफिकेट में फ़र्क क्या है, एंड जो जितनी भी हमारी मिथ्स हैं, जितना भी कंटेंट इंटरनेट पे है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है डायमंड्स के बारे में, नेचुरल डायमंड्स के बारे में, लैब ग्रोन के बारे में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कोशिश यहाँ पे ये रहेगी कि हम उन सभी को डीमिस्टिफाई करें और आप तक एक क्लियर पिक्चर लेकर आएँ इस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि उस सारे कंटेंट और उसके इम्पैक्ट से बहुत ऊपर है। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट ऑन द ज्वेलरी पॉड। आई एम योर होस्ट कृष्णा एंड वी आर ऑनर्ड टू बी जॉइंड बाय मिस्टर राजेश कोठारी, VP ऑपरेशंस एंड मार्केट डेवलपमेंट, मिडिल ईस्ट, GIA। राजेश जी, ज्वेलरी पॉड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स अ प्लेजर, आई वुड से दैट कि इनफैक्ट आई फील ऑनर्ड कि मैं यहाँ पे हूँ। और जो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है अभी वो ये है कि पॉडकास्ट आप हिंदी इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में कर रहे हैं। मैंने बहुत से पॉडकास्ट देखे हैं जो हमेशा इंग्लिश में रहते हैं, तो बैक इन इंडिया बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं, और मेरा खुद का भी एक कंफर्ट जोन रहा है हिंदी में। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि कुछ हम हिंदी में कर रहे हैं। इट्स माई एंडेवर एज वेल। एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, हम उन भाइयों और उन सभी कंटेंट क्रिएटर्स तक भी पहुँचें जिनको मिस इन्फॉर्मेशन है, जो चैट GPT से पढ़ के कुछ भी अपना रिकॉर्ड करके और अपलोड करने से नहीं कतराते हैं। ये उनके लिए भी मेरी एक कोशिश है और एक मैसेज है, और हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे जितनी भी आपको 30 ईयर से ज़्यादा हुए हैं इस इंडस्ट्री में, सो मुझे इस पॉडकास्ट को GIA के साथ वापस करने की नीड फील हुई, एंड यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। आपने बहुत ही सतही लेवल से शुरू किया है, आप कुछ शुरुआती दिनों के बारे में बताना चाहेंगे? मेरा फैमिली बैकग्राउंड कॉपर का है, नॉन फेरस मेटल का, जिनका पॉडकास्ट आपने किया था टॉम मोजेस का। टॉम मोजेस मुझे मिले, उन्होंने बताया कि GIA के प्लान्स क्या हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एंड उन्होंने मुझे बोला कि राजेश वो चाहेंगे कि मैं GIA में उनके साथ में ज्वाइन करूं, और बस इस तरह से GIA आ गए। सो पूरी जर्नी है ये मोर देन 35 ईयर्स की। काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्स एंड डाउन्स, एंड आई वुड से इट वाज अपवर्ड ट्रेंड ओनली। जैसे होता है ना कि ये ट्रेड जो है, सो आपको सब कुछ सिखा देता है। फैमिली बैकग्राउंड भले डायमंड का नहीं था, बट डायमंड का पूरा इकोसिस्टम मुझे सिखा दिया। तो बहुत बढ़िया जर्नी रही यहाँ पे, बिना किसी भी बैकग्राउंड के, डायमंड के बैकग्राउंड के, यहाँ तक की जर्नी जो इवॉल्व हुई है उसको लेके मुझे सेटिस्फैक्शन है। बहुतों ने मुझे सपोर्ट किया है। जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, कॉलेज से सीधा ज्वाइन किया, जिसके साथ मैंने 21 साल काम किया, आज मैं मानता हूँ कि मैं जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे उंगली पकड़ के एक एक स्टेप पे हर चीज़ नहीं सिखाते, तो आई डोंट थिंक कि मुझमें वो जो डायमंड को समझने की या डायमंड की ये जो इंडस्ट्री है उसको जानने की, या जो नेटवर्किंग हुआ उस समय, मेरा ग्लोबली इतना ट्रैवल किया, कटिंग पॉलिशिंग से लेके टेक्नोलॉजी कंपनी। इनफैक्ट जब ये काम मैं करता था
तभी सरीन से भी मुलाकात हुई थी बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते थे। अपवर्ड बोलिए या आप ये बोलिए कि ग्रोथ बोलिए या मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी मैंने लर्न किया है या जो भी मैंने गेन किया है वो इसी इंडस्ट्री से किया है। आपने एक बहुत अच्छा टाइम देखा है, ग्रोथ वाला टाइम देखा है आपने, फिर कोविड भी देखा है, 2008 का रिसेशन भी देखा है, एंड दैट टू नॉट फ्रॉम वन पर्टिकुलर रीजन। यू हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड वर्क विद द बेस्ट कंपनीज एंड पीपल। क्या ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि ओवर द टाइम नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी फ़र्क आया है? आई थिंक इन द करंट सिनेरियो सबसे बड़ा बदलाव जो मैं एक देख रहा हूँ वो है प्राइस करेक्शन का। बिजनेस हैज़ रियली श्रंक। डायमंड के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्पली करेक्ट हुए हैं एंड आई थिंक उस एक बदलाव के चलते पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे अगर अब हम अपस्ट्रीम में देखें तो एक टाइम ऐसा था कि हम कुछ सालों पहले तक ही 125-127 मिलियन कैरेट का हम माइनिंग हुआ करती थी, जो अब घट के जहाँ तक मुझे ध्यान है 2025 में वो शायद 99 मिलियन कैरेट सी ही रह गई है। वैसे ही अगर इफ़ हम अपस्ट्रीम में ही देखते हैं तो काफ़ी माइंस हैं जो अभी स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली। सो इधर या तो क्लोज हो चुकी हैं या एक फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू जा रही हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो लास्ट कुछ सालों में स्पेशली कोविड के बाद में जो उभर कर आया है वो है बेनिफिसिएशन का। जिन कंट्रीज़ में डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें अब ये बेनिफिसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। अब इसका सेकंड अगर हम देखें मिड स्ट्रीम को, तो मिड स्ट्रीम में भी बदलाव हुए हैं और आई थिंक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ है वहाँ पे। तो जैसे जो अभी अपग्रेडेशन ऑफ लेज़र है, अपग्रेडेशन ऑफ लेज़र ना ही खाली आपका बेटर ईल्ड में या आपकी एफिशिएंसी में या आपकी साइकिल टाइम में मददगार बन रहा है, बट जिस तरह से अभी फैंसी शेप पॉपुलर हो रहा है सो उसका शेपिंग को लेके भी उसमें बहुत बड़ी अच्छी मदद मिलती है। बिकॉज मैनुअली एकदम प्रॉपर शेप देना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड वो काम लेज़र बहुत बखूबी उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है। जो दूसरी सबसे बड़ी मेरे हिसाब से डायमंड इंडस्ट्री में जो बदलाव आया है मिड स्ट्रीम में वो है 3D स्कैनिंग और मैपिंग का। सो 2010 के आसपास में ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी। मेरे पास में कोई डेटा तो नहीं है प्रूव करने के लिए, बट मैं इतना बेशर्ती आपको बता सकता हूँ कि द अमाउंट ऑफ FLIF और VVS स्टोन जो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी बन रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा है जो 2010 से पहले बनते थे। बिकॉज आप सोचिए ना कि एक रफ डायमंड में जिसमें हज़ारों इंक्लूजन्स हैं फिर भी उसमें बिना ईल्ड को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हम उसमें से IF का स्टोन निकाल सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि जब हम मैनुअली इन स्टोन्स को प्लान करते थे तो हम किस तरह से उन हज़ारों इंक्लूजन्स को देख सकते हैं स्टोन में, वो पॉसिबल नहीं था। और उसमें से इस तरह का IF VVS स्टोन निकालना बहुत मुश्किल था। तो दैट इज़ द सेकेंड टेक्नोलॉजी एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। जो हमारा रफ साइकिल टाइम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग किया करता तो मुझे ध्यान है सिंपल से सिंपल बहुत स्ट्रेट रफ भी 60 डेज़ 90 डेज़ और अगर क्लिवाज वाली रफ हो तो 120 डेज़ भी लगते थे। और अगर उसी को आप आज देखें तो सब तरह की रफ नॉर्मली एक जैसी हो गई है, चाहे वो सॉयबल हो, मेकेबल हो या हेल्दी क्लेवाज हो। सो फ्रॉम प्लानिंग टू पॉलिशिंग वो साइकिल 15 से 18 दिन की हो गई है। सो दैट इज़ वेरी बिग फैक्टर। आपका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी नीचे आ गया, उसको लेके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो उसके चलते काफ़ी नीचे आ गया। एक और बदलाव जो मैंने देखा है वो ये है कि जो हमारे डायमंड प्लानर्स थे जो मैनुअली प्लान करते थे, आज वो डायमंड प्लानर्स की जगह हम उनको डायमंड डिज़ाइनर्स का नाम देते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली घंटों तक कंप्यूटर पे बैठ के डायमंड को डिज़ाइन करते हैं कि एग्जैक्टली इंक्लूजन कौन से फैसेट के नीचे लें तो वो हीरा कैसा दिखेगा या उसका ग्रेडिंग में कहाँ फ़ायदा हो सकता है। वो लोग घंटे पहले मुझे ध्यान है हम घंटों तक हीरे को रफ डायमंड को हाथ में घुमाते रहते थे और अब ये लोग माउस घुमाते हैं और वो माउस का रिज़ल्ट शायद हमारे मैनुअल से बहुत कहीं ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अब डायमंड स्कैन दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है, राइट। सो जो टेक्नोलॉजी है स्कैनिंग या मैपिंग की वो शायद बोत्सवाना में बैठ के हो रही है, बट उसकी जो फाइल बनती है वो ट्रैवल करती है इंडिया।
और इंडिया में बैठा प्लानर बिना रफ को देखे उसकी प्लानिंग कर लेता है एंड द एक्यूरेसी इज परफेक्ट. सो अब यू नो दीज बाउंड्री मतलब कंट्रीज की जो बॉर्डर्स हैं वो कोई मायने ही नहीं रखती है कि आप कहाँ स्कैन कर रहे हो, कहाँ प्लान कर रहे हो, कोई मायने ही नहीं रखता. आई थिंक ये चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है मेरे हिसाब से. और ना ही आपको वैल्यू एडिशन दे रही हैं, बट हर चीज़ में आपका साइकिल टाइम से लेके, आपका कैपिटल से लेके, आपके इंटरेस्ट फैक्टर से लेके, हर चीज़ में आपको बहुत हेल्प कर रही है. तीसरा पार्ट जो है दैट इज़ डाउनस्ट्रीम, जो कंज्यूमर से रिलेटेड है. उसमें जो एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ, तो पहले बाइंग अ ज्वेलरी और बाइंग अ डायमंड वाज लाइक अ फैमिली अफेयर. मुझे ध्यान है जब शादी की शॉपिंग के लिए गए थे तो पंडित से मुहूर्त निकलवाया था कि भाई किस दिन हीरा लिया जाए, या जितने भी घर के बुजुर्ग थे, जो डिसीजन मेकर्स थे सो कॉल्ड, जिनके पैसे लग रहे थे उनको बोला जाता था कि भाई इस दिन फ्री रहना, इस टाइम के बीच में फैमिली ज्वेलर के पास जाना है. तो वो अब चेंज हो रहा है. यू नो सेल्फ परचेज या सेल्फ गिफ्टिंग जो हम बोलते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से उभर कर आ रहा है. वो जो एक सेगमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से उभर कर आ रहा है. पहले खाली ओकेजन्स के लिए, जैसे कि शादी ब्याह हो गया या कोई पर्टिकुलर रीज़न से बाइंग होती थी, बट अब इट इज़ नॉट लाइक दैट. जिस दिन भी मुझे इच्छा हुई मैं खुद का डिसीजन लेता हूँ. या इफ़ आप इंडिपेंडेंट है, आप वर्किंग हैं, आपका खुद का पैसा है जो आप स्पेंड करना चाहते हैं खुद के ऊपर, बिकॉज वो आपका मूड बदल सकता है, तो पीपल आर डूइंग दैट ऑल्सो. सो वो एक चीज़ काफ़ी चेंज हुई है कि फ्रॉम फैमिली अफेयर इट हैज़ मूव टू दी इंडिपेंडेंट सेल्फ गिफ्टिंग की बाइंग को लेके. सो इसी के चलते कृष्णा जी, अगर आप देखेंगे तो द राइजिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मिडिल क्लास, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. सो पहले हम ऐसे मानते थे कि भाई डायमंड तो जो अपर क्लास है, विच इज़ रिच क्लास, वेल्दी है, वही ले सकते हैं. बट आई थिंक द बेस एंड द प्रॉस्पेरिटी, वो एक बहुत बड़ा बदलाव है जो मिडिल क्लास को भी अब डायमंड लेने के लिए इंस्पायर करता है. दैट इज़ द अनदर चेंज व्हाट आई एम लुकिंग करंटली. इन सबके बीच में अगर जो एक चीज़ है जो डायमंड की वैल्यू बचा के रखती है, तो वो है विश्वसनीयता, यानी कि ट्रस्ट फैक्टर. बट उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, हम वो भी सोचते हैं. एंड अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है इंडस्ट्री का. यू नो एक कंट्री से या एक समुदाय से निकल कर ये पूरा इंडिया में अब आ गया है, बिकॉज ऑफ जो आपने बोला उसी रीज़न से कि वी हैव ह्यूज एपिटाइट फॉर टेकिंग रिस्क एंड कमिंग आउट एज लीडर्स. क्रेडिबिलिटी की बात करें राजेश जी, आई थिंक हु कुड बी बेटर देन यू टू टॉक. जीआईए आज जीआईए क्यों है? इतनी सारी लैब्स हैं, रोज़ एक नई लैब आ रही है, सभी compete कर रहे हैं, बट अभी भी अगर मार्केट शेयर की बात करें तो जीआईए की जो रिपोर्ट वाला हीरा होता है वो प्रीमियम में बिकता है. सो ये जो ट्रस्ट फैक्टर कहाँ से आया? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट की. सो एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हम किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं जो मुनाफे के लिए काम करता है. सो जीआईए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो अगर आप देखेंगे तो हमारे नाम में इंस्टीट्यूट है. जीआईए स्टैंड्स फॉर जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका. और हर इंस्टीट्यूट का जो मोटिव ही होता है, या उसका जो फाउंडेशन ही होता है, वो एजुकेशन और रिसर्च से होता है. सो आज जीआईए का जो बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क हमने अचीव डिलिबरेटली किया है. इट इज़ नॉट दैट कि हमने उसको क्लेम कर लिया है. इट इज़ engineered over the decades. That's what I can say. बहुत मेहनत की है. और हमारे जो 4 पिलर हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे तो ये 4 पिलर हमारा स्टार्ट होता है रिसर्च से. रिसर्च है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद में हमारी लेबोरेटरीज़ हैं जो ग्रेडिंग रिपोर्ट्स देती हैं, और फोर्थ है एजुकेशन. चारों पिलर इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. और जैसे सबसे पहले अगर हम बात लें रिसर्च की, जीआईए एवरी ईयर मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करता रहता है इस इंडस्ट्री के लिए, डिफरेंट जेम्स को लेके. और शायद इसीलिए हम दूसरों से बहुत आगे हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट, या व्हेन इट कम्स टू डिटेक्टिंग द सिंथेटिक्स, या उन चीज़ों को लेके. आए दिन हमारे यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए बहुत से क्लाइंट्स और कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमें ऐसे स्टोन भेजते हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं. आई एम सो हैप्पी कि उन सब परीक्षाओं में हमारे जो रिसर्च हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, वो वाकई खरे उतरते हैं. दूसरी बात हम लें
तो इंस्ट्रूमेंट्स को लेके है। सो ये सिर्फ हीरे की रिपोर्ट ही नहीं देता है। आई थिंक वो तो जैसे आपने बोला स्टैंडर्ड्स अलग हैं बट बहुत सी लैब देती हैं, बट हमारे इंस्ट्रूमेंट भी हम खुद ही बनाते हैं। सो उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आप खुद के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हो तो आप खुद के स्टैंडर्ड्स उसमें रखते हो कि जैसे हमारी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में RNR बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी लैब में आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमारे रिसर्च सेंटर में बने हुए हैं। बहुत इजी होता है उनको अपग्रेड करना, अपडेट करना, और जो नए नए चैलेंजेस आते हैं या नई नई डिमांड्स आती हैं, नई नई रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम अपने हिसाब से क्विकली चेंज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वही अगर आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है तो नहीं हो पाते। तीसरी जो चीज़ है वो लेबोरेटरी है, और लेबोरेटरी के रिजल्ट्स हम जाने जाते हैं हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए। अगर आप हीरा बम्बई की लैब में दे रहे हैं, दुबई की लैब में दे रहे हैं, या US की किसी लैब में दे रहे हैं, आपको रिज़ल्ट वही मिलेगा। सो स्टोन बाय स्टोन उसका आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको हर जगह वो सेम मिलेगा। एंड आप खुद जितना भी जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में, तो आप मानेंगे कि ये अचीव करना इतना ईजी नहीं है। इसमें दशकों की मेहनत जाती है। इनफैक्ट चेज ऑलमोस्ट नाउ नियरिंग एक सदी की तरफ बढ़ रहा है। 95 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूट ये है। बहुत रिगरस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बिकॉज मैनुअल है। अगर आप जो क्लैरिटी ग्रेड करते हैं, पॉलिश देते हैं, सिमेट्री देते हैं, सो वो मैनुअल है। तो आप ये सोचिए कि जो हमारे अक्रॉस द ग्लोब हज़ारों ग्रेडर हैं, उनमें किस तरह से वो कंसिस्टेंसी इम्बाइब की गई है। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि बेसिकली एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट, और उनको एक ही सांचे में डालना, एक ही स्टैंडर्ड में डालना, एक ही बेंचमार्क पे स्टोन आफ्टर स्टोन रिजल्ट देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट GI की वो खूबी है। हमारा जो ट्रेनिंग पार्ट है लैब में, वो बहुत ही, मैं बोलूँगा ना तो एक्सटेंसिव तो है ही है, बट काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा चौथा पिलर है वो है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा पिलर है जो हर किसी को कहीं ना कहीं टच कर रहा है। रिसर्च हो, या आपका इंस्ट्रूमेंट्स हो, या आपकी लेबोरेटरी की ग्रेडिंग हो, इन सब में एजुकेशन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। इसको मैं इस तरह से सम अप करूँगा कि GIA इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट, इट्स अ सील ऑफ स्टैंडर्ड्स, इट्स अ सील ऑफ सेटिंग द बेंचमार्क। सो GIA एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज GIA ना हीरे खरीदता है, ना हीरे बेचता है, कोई ट्रेडिंग नहीं है उसमें। इनफैक्ट हम किसी भी ऐसी चीज़ में स्टेक नहीं लेते हैं कि जहाँ पे किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग हो, या हमारे उस रिज़ल्ट से या रिपोर्ट से हम प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकें। उसके लिए ही GI को इंडस्ट्री का हर तबक्का ट्रस्ट करता है, एक विश्वसनीय रखता है। राजेश जी, दिस इज़ नॉट अबाउट GIA, बट इन जनरल, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इफ़ आई मे आस्क, बहुत प्राउडली कहते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है डायमंड्स का, बट उसके पीछे कई सालों की मेहनत है, कई लोगों की विलिंगनेस है, कई लोगों की फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप कहें, अगर कह सकते हैं तो। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं या फिर इन जनरल एक डिकेड की बात करूं नेचुरल डायमंड्स का, तो उसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं? वो इसको अगेन मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि जो माइनिंग सेक्टर है उसकी बहुत बड़ी एक जो चेंज हुई है टेक्नोलॉजी में। सो बिकॉज वेयर आई सेट फॉर मी द अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द की वर्ड, एंड वो हर क्षेत्र में हुई है। सो जो एक्सरे टेक्नोलॉजी है, जो माइनिंग में अब हर माइनिंग कंपनी यूज़ कर रही है या करना चाहती है, उससे बहुत बड़ा गेन हुआ है। सो पहले अगर आपको ध्यान हो तो 100 कैरेट ऊपर के हीरे या 500 कैरेट ऊपर के हीरे हार्डली निकलते थे। यूज्ड टू बी अ न्यूज़ अगर कोई निकल जाए तो। बट अभी कल ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि एक 1305 कैरेट का हीरा बोत्सवाना में अगेन निकला है। एंड ये वही कंपनी है कुछ सालों में ही 10 से ज़्यादा हीरे 1000 कैरेट ऊपर के दे चुकी है इंडस्ट्री को। इनफैक्ट उसमें वो जो 2488 कैरेट का अप्रॉक्सीमेटली
जो एक हीरा था वो भी इसी कंपनी ने दिया था। तो ये एक्सरे टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि बहुत सॉफ्टली रॉक को स्कैन किया जाता है। तो पहले क्या होता था कि उसको आप बिना जाने आप रॉक को तोड़ रहे हैं तो उसमें हीरे, बड़े हीरे भी टूट जाते थे कभी कभी। अब सिंस एक्सरे से आपने उसको स्कैन कर लिया सॉफ्टली, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि रॉक में हीरा कितना बड़ा है और कहाँ बैठा है। बहुत सी चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ, बट मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले लेज़र का बताया, तो 1989 में वो मैन्युफैक्चरर्स को दिया गया था। दैट वाज अ वेरी बिग रेवोल्यूशन। पहले हमने सीखा था कि हम क्लीविंग प्लेन में ही हीरे को तोड़ सकते हैं, या 2.4 पॉइंट सॉइंग जो होती थी हम उसी में सॉइंग कर सकते हैं, बिकॉज कॉपर ब्लेड से सॉइंग होती थी तभी मैनुअली। और फिर लेज़र आया, उसने पूरा रुख बदल दिया कि आपको जिस हिसाब से भी आपको हीरे को काटना है आप काट सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो पाई सॉइंग आता है, या सी सॉइंग आता है, या स्कूप सॉइंग आता है। स्कूप तो ऐसा है कि जैसे आप खरबूजे में से एक स्कूप निकाल रहे हो, उस तरह की भी सॉइंग अब पॉसिबल है हीरे में। आप मानेंगे नहीं कि इंडिया के प्लानर्स या इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतना टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस कर चुका है कृष्णा के एक 20 सेंट का कच्चा हीरा, उस 20 सेंट के कच्चे हीरे में 2 पाई सॉइंग निकलते हैं, एक नॉर्मल सॉइंग निकलता है, और इसके अलावा भी छोटे छोटे और भी सॉइंग उसमें से निकलते हैं। सो इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर चुका है। और इतना ही टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा ये भी है कि कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन या अपडेट से वो सस्ती होती जाती है। तो पहले मुझे ध्यान है कि हीरा सॉइंग करने का जब लेज़र आया था तब 500 या 600 रुपया पर कैरेट लगता था, वो हार्डली 10 रुपया पर कैरेट पे भी आ चुका है इतना वो। सो दैट्स वन थिंग। हम यील्ड की बात करें तो किसी ज़माने में वही मॉडल का हम 35% यील्ड लेते थे, आज वो 50% यील्ड पे पहुंच गया है। तो कभी कभी सोचते हैं तो गिल्ट भी फील होता है कि इस नेचुरल रिसोर्सेज का कितना हमने मर्डर कर दिया, लिटरली खून कर दिया हीरे का, कि जिसकी क्षमता 50 सेंट की थी एक कैरेट में, वो हम 33-34 सेंट या 35 सेंट निकालते थे। बट दैट इज़ हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्व्ड। आई थिंक वो जो बेनिफिट है वो इसी तरह से शायद पास ऑन होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो साइकिल टाइम बहुत रिड्यूस हो चुकी है अब मैन्युफैक्चरिंग की। दिस कंज्यूम्स लेसर कैपिटल। आई थिंक वो सब फ़ायदे तो हैं ही हैं। उसके अलावा जो मैं एक मैन्युफैक्चर की तरफ से फ़ायदा देखता हूँ ये कि जैसे हम लोग एवरी मंथ रफ बाय करने के लिए जाते थे, एंड उस समय जैसे डिबेयर्स है या दूसरे माइनिंग कंपनीज हैं, सबके बहुत स्टैंडर्ड असॉर्टमेंट्स होते हैं, बॉक्सेस के नाम हैं। तो मैं अगर इस महीने मैं सपोज़ कोई बॉक्स खरीदने गया हूँ तो वो नेक्स्ट महीने वापस अवेलेबल होने वाला है, पर इस महीने का रिजल्ट मेरे पास नहीं है। इस महीने का रिजल्ट 90 डेज़ में या 120 डेज़ में निकल रहा है, तब तक तो मैं 3 महीने तक बाइंग कर चुका हूँ, 4 महीने तक बाइंग कर चुका हूँ। और अगर उस पर्टिकुलर बॉक्स में या रफ में मुनाफा नहीं है तो आप सोचिए मैंने 3 महीना नुकसान में वो रफ खरीदी है। और वही अगर इफ बहुत अच्छा प्रॉफिट है उसमें, बिकॉज मेरे को वो सूट करता है उस तरह की रफ बनाना, और अगर पहले महीने में रिजल्ट आ गया तो जब मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ तो मैं वो रफ और डबल क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं हमारी बैलेंस शीट पे भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। वैसा मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में अगर हम बात करें तो शेप्स में काफ़ी बदलाव आ गया है। मुझे ध्यान है जब हम 90s में मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे तो उस समय इट वाज डोमिनेटेड बाय राउंड शेप, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड 57 फैसेट्स राउंड शेप, हार्डली 10% बनता था। जो शेप टू शेप होता था वही मॉडल को हम फैंसी में बनाते थे। आज अगर हम सर्टिफाइड बिजनेस में देखते हैं या लार्जर साइज में देखते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 50% हो चुका है। एंड इसीलिए बहुत ज़रूरी भी हो गया है कि अब फैंसी का कट ग्रेड या उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, तो वो डेफिनेटली इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो हमारी यंगर जनरेशन है उसकी बाइंग पैटर्न बदल चुकी है। बहुत ट्रांसपेरेंसी से या जैसा हम कहते हैं ना कि उनको बहुत इंटरेस्ट है कि जो सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ज़रूरी उनके लिए हो गई है, ओरिजिन कहाँ का है। सो इसी एक्सपीरियंस के साथ में ब्रांड हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वैसे अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में हर प्रोडक्ट में जो ब्रांड है वो काफ़ी वैल्यू एडिशन करता है। प्रोवेनेंस और ओरिजिन को लेके जीआई ने भी काफ़ी काम किया है, काफ़ी रिसर्च किया है, और 2019 में मुझे ध्यान है डायमंड ओरिजिन रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था। काफ़ी साइंटिफिकली
रिसर्च किया था उस पर कि ओरिजिन का हम कैसे पता लगाएं उसको, और जस्ट इट हैज़ फर्दर डिपेंड इनटू बाय आवर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेसर टेक्नोलॉजी। अभी हमने उसमें स्टेक लिया है। सो ट्रेसर भी उसकी एक अनदर नेक्स्ट लेवल की कड़ी है आपकी प्रोवेनेंस और ट्रेसिबिलिटी या ब्लॉकचेन को लेके। द सेलिंग हैज़ मूव्ड इनटू सेलिंग एक्सपीरियंस। सो हीरा तो हर कोई बेचता है, हर रिटेल शॉप बेचती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छा सेलिंग एक्सपीरियंस बेचता है, जो आपके उस मोमेंट को आपको फील कराए या आपको एक वो डिज़ायर जो होती है वो अगर इफ इग्नाइट करता है कहीं ना कहीं, सो दैट व्हाट कंक्लूड्स अ सेल। जो पॉइंट ऑफ सेल है वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको कैसे एक बहुत बढ़िया मोमेंट या एक्सपीरियंस बनाए। सो दीज आर दी थिंग्स जो मैंने देखा है कि लास्ट एक दशक में बोलिए या काफ़ी टाइम से है जो चेंजेस हुए हैं। एंड मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पॉजिटिवली हम जितना भी इन चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर ही है। जितने भी पैरामीटर्स की और जितने भी फैक्टर्स की आपने बात करी है, it is something, it's a food for thought, and I'm so glad that we could cover this in this conversation, क्योंकि मुझे फील होता है कि ये शायद एंड कंज्यूमर्स को या तो पता नहीं है और ये बहुत ही लिमिटेड है सिर्फ इंडस्ट्री मेंबर्स तक ही जो कि फेस नहीं कर रहे हैं एंड यूजर्स को। बट येस, एज फ्लैग बीरर ऑफ डायमंड इंडस्ट्री, वी शुड, और इंडस्ट्री इन जनरल, I think it's time that we should give right information to the end user as well. As much as they get information, and be it certificate, be it tracing, be it information about provenance, somewhere if they can cross-check besides retailer, then it surely adds to the credibility of the product. आपने technical part cover किया है, मैंने consumers के लिए इसको short in किया है। दुनिया का कोई भी हीरा ले लो, कहते हैं कि 10 में से 9 हीरे इंडिया में कटते हैं, तो ये इंडिया डायमंड्स का मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना? सो जो आपने बात की कृष्णा, दैट्स अ फैक्ट। आई वुड से दैट के मोर देन 9 डायमंड्स, अगर उसको डेसिमल में भी हम ले तो 9.2 9.3 डायमंड्स, तो 100 में से 92-93 हीरे इंडिया में बन रहे हैं। और इसका मुख्य कारण अगर मैं देखूं तो जो इंडियंस की विलिंगनेस है नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की, या जो विलिंगनेस है रिस्क लेने की, या जो एक डिज़ायरेबिलिटी है टू कॉन्कर द वर्ल्ड, टू बी द लीडर इन वॉट एवर दे डू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी है या आपकी जो पूरे इकोसिस्टम को जो सपोर्ट है, जैसे कि भाई उसी समय बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी हुआ था कि सेक्टर जब ओपन हो रहा था तो बैंकों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया इंडियन डायमंड्स को। बट वो सब चीज़ें तब आती हैं जब आपकी काम करने की विलिंगनेस हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप पूरी शिद्दत के साथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ में आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहो तो वो पक्का। इंडिया की जो मैन पावर है उसको भी कुछ क्रेडिट जाता है। बहुत सही आपने पॉइंट कहा है, और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो इंडियन क्राफ्टमैनशिप है, जो इंडियन स्किल है, अगर आप देखेंगे तो बहुत डिसिप्लिन से इंडियंस किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं और उसकी डेप्थ तक जाते हैं। सो मैं इसको कृष्णा इस तरह से सम अप करना चाहूँगा कि माइंडसेट प्लेज अ वेरी बिग रोल हियर। जो भी आपकी अप्रोच है टूवर्ड्स इवॉल्विंग नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, उसमें काफ़ी पिवटल रहा है GIA, और क्योंकि आपने इतने सारे रिसर्च पेपर्स, इतने सारी प्रूवन स्टडी आपने मार्केट को दी है, आई एम वेरी श्योर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा अबाउट डायमंड मिथ्स। तो जो मार्केट में कंज्यूमर्स के साथ जो डायमंड मिथ्स हैं वो कैसे आप डिमिस्टिफाई करोगे? सबसे बड़ी डायमंड मिथ क्या है? डायमंड मिथ की बात करें तो मिथ भी इवॉल्व हुआ है, आई कैन से दैट। इतने सालों से हैं तो अलग अलग फेज़ में अलग अलग मिथ आते थे। तो मुझे याद है कि जब शायद मैं कॉलेज में ही पढ़ता था, इंडस्ट्री में एंटर भी नहीं हुआ था, तब बिगर इज़ बेटर चलता था। एंड मेरी मॉम की मैं ज्वेलरी देखता था तो ऑलवेज़ प्रेफर करते थे कि भाई हीरा बड़ा होना चाहिए। तब कोई क्लैरिटी भी नहीं समझता था, कोई कलर भी नहीं समझता था, शायद बड़ा है तो हाँ भाई बिगर इज़ बेटर। उसके बाद में इवॉल्व हुआ तो लेट 80s 90 के दशक में एक फ्लोरेसेंस को लेके बहुत मिथ हो गया था। सो फ्लोरेसेंस की भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि जब
शुरुआत हुई थी शायद 1600 सदी के आसपास में, जब पता चलता था तो बहुत पॉजिटिवनेस होती थी। इनफैक्ट मुझे याद है हमारे पापा के पार्टनर थे, वो बहुत प्राउडली बोलते थे कि भाई मेरे पास एक जगर ब्लू हीरा है, उसमें ब्लू झलक आती है, ब्लूइश झलक आती है, तो उसका प्रीमियम पे करते थे वो। अच्छा। उस ज़माने में उसका प्रीमियम पे किया था उन्होंने। फिर कहीं आते आते 90s में शायद कुछ नेगेटिव की तरफ वो आ गया, और आज तो ऐसा है कि हम मीडियम फ्लोरेसेंस देखते हैं या वेरी स्ट्रॉन्ग देखते हैं, तो ये जो डिस्काउंट्स चलते हैं वो डिस्काउंट स्काई रॉकेट हो जाते हैं एकदम। बट मेरे हिसाब से वो भी एक मिथ है। फ्लोरेसेंस कहीं ना कहीं डे लाइट में आपकी जो डायमंड है उसको एनहांस करता है। सो बहुतों का ऐसा मिथ रहता है कि भाई फ्लोरेसेंस है तो शायद उसमें हेजीनेस होगा, पर वैसा बिल्कुल नहीं है। फ्लोरेसेंस प्राइस को तो डिटर करता है, बट इट्स नॉट अ बैड इंक्लूजन। बिल्कुल नहीं है। आई थिंक ये तो एक बर्थ मार्क है, इट्स अ कॉमन फिनोमेना। उसके बाद में एक और अच्छा मिथ है जो अभी भी कंज्यूमर्स को है कि भाई ब्लैक इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, मुझे काला छाट नहीं चाहिए। सो वो भी मेरे हिसाब से एक मिथ है। जैसे हम अपने रिसर्च से पता करते हैं कि जैसे मैं जो समझता हूँ कि ब्लैक इंक्लूजन होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। इनफैक्ट वो भी एक बर्थ मार्क है। अगर यहाँ ब्लैक ब्यूटी स्पॉट होता है तो आप प्रेफर करते हैं उसको। सो वो भी एक बड़ा मिथ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आज की तारीख में एक सबसे बड़ा मिथ है जो नॉलेज शेयरिंग एजुकेशन के थ्रू ही दूर हो सकता है, या हम लोगों को ट्रांसपेरेंटली उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, कि सब ऐसा मानते हैं कि सब रिपोर्ट्स या सब सर्टिफिकेट एक ही हैं, जो बिल्कुल नहीं है। अगर सब सर्टिफिकेट एक होते या सब रिपोर्ट्स एक ही तरह के होते, तो क्यों कंज्यूमर जीआई के सर्टिफिकेट को या रिपोर्ट को प्रेफर करता है? उसका एक रीज़न है। मैंने रीज़न आपको पहले ही बताया कि ठीक है, हमारा रिसर्च है, हमारी एजुकेशन है, हमारी ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कि हमारा इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमको हेल्प करता है। बट इवेंचुअली उसका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, जो हम एनालिसिस देते हैं, वो एक मापदंड है, वो एक बेंचमार्क है कि क्यों हर रिपोर्ट सेम नहीं है। सो ये एक सबसे बड़ा मिथ है जो दूर करना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर इफ़ कंज्यूमर का प्रोटेक्शन का जो बात आता है, तो ये मिथ हमको दूर करना चाहिए। मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूँ और मैं एक चीज़ नोटिस करी, बार बार आप रिपोर्ट बोल रहे हैं, आप सर्टिफिकेट नहीं बोल रहे हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैंने भी शायद 35 साल इस इंडस्ट्री में निकाल दिए। तब तक मैं भी इसे सर्टिफिकेट ही कहता था, रिपोर्ट नहीं कहता था। एंड शायद ये भी एक मिथ है जो चल रहा है। बट उसका रीज़न ये है कि जीआई में आने के बाद मुझे पता चला कि सर्टिफिकेट क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है। सर्टिफिकेट एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है जो पास या फेल, सिंपल। बट हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता है जी, राइट, बिकॉज उसका एक स्केल है, एक रेंज है जिसमें आपका एनालिसिस क्या है। या अगर एज अ स्टूडेंट मैं आपको देख रहा हूँ या एक डायमंड को मैं देखता हूँ, तो उस डायमंड का एनालिसिस क्या है। इट इज़ नॉट अबाउट पास या फेल। पास फेल तो वैसे है कि अगर मैंने आपको स्टोन दिया ग्रेडिंग के लिए, भैया डी कलर है, आप बोलोगे पास या फेल, नहीं, हम उसका एनालिसिस करते हैं। एंड वही 4 पिलर हमारे काम आते हैं। इट इज़ अ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मुझे नहीं पता सही शब्द है कि नहीं है, बट इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ दैट स्टोन। या अगर सिंपल भाषा में, मेरी भाषा में पूछेंगे तो उस स्टोन का डीएनए क्या है, या वो स्टोन क्या है, एक्चुअली वो दर्शाता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं तो क्या उसको ज्वेलर्स से रिपोर्ट मांगना चाहिए या सर्टिफिकेट से सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए? रिपोर्ट मांगनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा। शायद आज से 5 साल पहले पूछा होता तो बोलता सर्टिफिकेट मांगना चाहिए। मेरी लैंग्वेज अब बदल चुकी है बिकॉज मैं जीआई में हूँ, और अब समझता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। सो इंसिस्ट करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर कंज्यूमर से कि आप डायमंड की रिपोर्ट मांगिए। और सबसे बड़ी चीज़, इससे भी बड़ी, कि आप घर पे इतना इंटरनेट पे होमवर्क करके जाते हैं या इतना इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जाते हैं, पर डिफरेंट लेबोरेटरीज़ जो ये रिपोर्ट इशू करती हैं, अब उसके बारे में भी जानिए। जब आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं या कोई भी सामान लेते हैं तो उसका ओरिजिन जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से आया है, उसका प्रोवेनियंस, उसकी ट्रेसेबिलिटी। उससे भी ज़्यादा आपको ये देखना चाहिए कि जिस संस्था ने उसकी रिपोर्ट दी है
उसकी क्रेडिटेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, आप उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। बिकॉज सी कोई नॉर्म नहीं है। आज अगर मैं चाहूँ तो मैं भी किसी लेटर हेड पे 4 C's छाप के आपको दे दूंगा, और वो आपको कोई भी बोलेगा कि ये एक सर्टिफिकेट है। कौन आपको रोक सकता है सर्टिफिकेट इशू करने से? कोई नहीं। जो भी संस्था वो रिपोर्ट दे रही है उसकी साख आप देखिए, वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने श्योरिटी और कॉन्फिडेंस से आप रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, मुझे आप बता पाएंगे कि जो नेचुरल डायमंड्स की जो डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं? ये तो दिल से जुड़ा हुआ प्रश्न है क्योंकि नेचुरल डायमंड की जो बाइंग है, परचेज है, इट्स वेरी इमोशनल, सेंटिमेंटल है, लव है, रोमांस है, उसमें एक्सपीरियंस है, एक स्टोरी टेलिंग है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू योर हार्ट। मैंने बहुतों को सुना है कि भाई अब नई जनरेशन की जो सोच है शायद घड़ी की तरफ जा रही है, बैग की तरफ जा रही है, एक्सपीरियंस है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी को प्रपोज करना है तो आप घड़ी दे के प्रपोज करेंगे क्या, या हैंडबैग दे के प्रपोज करेंगे क्या? आई थिंक हीरा है सदा के लिए। आई थिंक अगर आपको प्रपोज करना है या अपने मन की बातें आपको इजहार करनी है तो हीरे से बढ़िया और कोई प्रोडक्ट नहीं है। आपने अगर किसी को हीरा दिया है तो दैट जो हीरा है, जो डायमंड है, इट स्टैंड्स फॉर समथिंग। इट स्टैंड्स फॉर योर सस्टेनेबिलिटी, इट स्टैंड्स फॉर द लेगेसी। सबसे बड़ी चीज़, इट स्टैंड्स फॉर अ कमिटमेंट। यू आर कमिटेड टू समबडी, एंड आई थिंक दुनिया में कमिटमेंट का इससे बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़, अब तक हम ओकेजन्स पे इसकी बाइंग करते थे या इसको परचेज करते थे, बट अब ओकेजन का जो डेफिनेशन है बहुत ब्रॉड हो रहा है। वुमेन्स आर इंडिपेंडेंट टुडे, दे आर वेरी सक्सेसफुल टुडे, एंड दे आर बाइंग द डायमंड्स नाउ। सो पहले ऐसा होता था कि जो पैसा खर्चा करता था उसकी चलती थी। अगर मेरे पिताजी खर्चा कर रहे हैं तो पिताजी ने बोल दिया ये लेना है तो ये लेना है, बट अब इसके मायने बदल चुके हैं। दे आर गिफ्टिंग टू देमसेल्व्स। आप देखिए ना कि ओकेजन बेस परचेज हो रही है। ये मेरे कैजुअल वेयर के लिए है, ये मेरे ऑफिस वेयर के लिए है, ये मेरे इवनिंग वेयर के लिए है, और ये मेरे वेडिंग्स के लिए है। इसके अलावा आई थिंक अगर आप देखेंगे तो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है शेप्स को लेके, क्योंकि काफ़ी शेप्स आपकी आइडेंटिटी को बताते हैं। राउंड ब्रिलियंट तो स्टैंडर्ड है ही है, आज भी सबसे ज़्यादा बिकता होगा, बट इसी के साथ में मार्किस है, पेयर है, ओवल है, वो भी बहुत बिक रहे हैं। अब अगर मैंने कहीं एमरल्ड पहना है, प्रिंसेस पहना है, तो उसका क्या मतलब है? और इसी को देख के आज जीआई ने 2005-06 में राउंड फैसेट पेयर कट ग्रेड सिस्टम एक लॉन्च की थी, और अब जल्द ही आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा शायद 2027 में फैंसी कट ग्रेड जीआईए लॉन्च करने जा रहा है। बिकॉज सिंस मुझे ध्यान है जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी तब हार्डली 10% माल भी फैंसी शेप नहीं बनता था, 10 से 15%। आज वो सर्टिफिकेट के एरिया में, रिपोर्ट के एरिया में 50% तक पहुंच चुका है। और अब ये कंज्यूमर्स की, रिटेलर्स की डिमांड है कि जीआई को फैंसी कट ग्रेड में भी स्टैंडर्डाइजेशन लाना चाहिए। सो इसीलिए जीआई के पास रिसर्च तो था ही है, इतने साल का रिसर्च है, इतने साल का डेटा है, इतने साल की हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इस चीज़ का बीड़ा भी हमने उठाया है कि हम इसको लाएंगे, और अगेन कंज्यूमर के हित में है, रिटेलर्स के हित में है, इंडस्ट्री के हित में, तो उसको नेक्स्ट ईयर हम फैंसी कट ग्रेड भी लेके आएंगे। एंड इट इज़ वेरी एविडेंट एज वेल कि बाकी शेप्स को लोग प्रेफर कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली फैशन, इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ को देखते हुए जो लोग अपने एंगेजमेंट रिंग को प्लान करते हैं, दैट इज़ वेरी एविडेंट नाउ, एंड फॉर श्योर आई कुड फोरसी दैट दिस ट्रेंड गोना बी मोर इन डाउन द लाइन। अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें तो एक जो वैल्यू चेन है टॉप टू बॉटम, वो क्या शेप ले रही है, उसका ट्रेंड क्या है, वहाँ पर उस इकोसिस्टम में क्या हो रहा है एग्जैक्टली? सो आपके साथ में एक इंटरेस्टिंग सा अल्फ़ाबेट शेयर करना चाहूँगा। किताबों में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में शायद बहुत सालों पहले पढ़ा था। डिफरेंट तरह की इकोनॉमीज़ हैं, उनके मतलब समझते हैं। कोई किसी चीज़ को यू इकोनॉमी कोई बोलता है, किसी को कोई डब्ल्यू इकोनॉमी बोलता है, बट अब जो मैं देख रहा हूँ एक के इकोनॉमी शेप ले रही है।
और इस बार जेसी के शो में एक वन ऑफ दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सेशन मैंने अटेंड किया था, उसमें एक बहुत अच्छा शब्द मुझे किसी ने सिखाया या मैं समझा, वेबलेन इफ़ेक्ट को। इसकी बात हम करेंगे पीछे, बट ये जो के इकोनॉमी है उसको अगर हम देखें तो दो डायरेक्शन में है। सेंटर पॉइंट से एक डायरेक्शन ऊपर है और वो और ऊपर जा रहा है, उसी सेंटर पॉइंट से एक डायरेक्शन नीचे की तरफ है, वो शायद कहीं ना कहीं या तो वहाँ पे स्थिर हो चुका है और नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर हम आज के संदर्भ में देखें जिस तरह से मार्केट में बिहेव कर रहा है, तो दो सेगमेंट हो चुके हैं। एक बेटर कलर, बेटर क्लैरिटी, बेटर साइज़, यानी कि 2 कैरेट ऊपर के जो हीरे हैं जिनकी कलर क्लैरिटी बहुत अच्छी है और जो जीआई के पास में आते हैं रिपोर्ट के एनालिसिस के लिए, वो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस स्टेबल है या फिर बढ़ रही है। इनफैक्ट उसकी डिमांड भी बढ़ रही है और उसकी प्राइस भी ऊपर जा रही है। उसी जगह अगर हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं जो स्मॉलर साइज़ है या क्लैरिटी जिनकी वीक है, तो वो अभी मैं इतना कहूँगा कि उनकी जो सेलिंग है वो बहुत अंडर प्रेशर है, उसके प्राइजेस भी बहुत अंडर प्रेशर है। सो उसके लिए वो एक के इकोनॉमी जैसा चार्ट बन चुका है। तो आज के संदर्भ में तो मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री अभी। तो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसको ये फॉलो करना चाहिए? सी ओवरऑल इंडस्ट्री में अब स्टेबिलिटी आ रही है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिविटी हो रही है। बट अगर इफ ट्रेंड को देखें तो हर किसी के लिए, रिटेलर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, वो ट्रेंड कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि बेटर कलर, बेटर क्लैरिटी, बेटर साइज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है, रेयरिटी यहाँ पर काम कर रही है। इसी से कंक्लूड करना चाहूँगा, उस सेगमेंट को देखिए, उस सेगमेंट की तरफ आपका झुकाव है तो शायद कहीं ना कहीं बेटर होगा। एंड इसी की कंटिन्यूशन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि एक ऐसी कैटेगरी जो अभी कुछ सालों तक इग्नोर्ड थी बट एकदम से उसकी डिमांड आई है, या फिर वो एकदम से सरफेस अप हो रहा है? हीरे के साथ साथ नेचुरली इस जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफ़ी दूसरे भी प्रोडक्ट जैसे पर्ल्स हैं, कलर स्टोन्स हैं, वो भी अब धीरे धीरे अट्रैक्शन उनकी तरफ हो रहा है। फैंसी कलर डायमंड्स, आई एम श्योर आप काफ़ी ऑक्शंस फॉलो करते होंगे, तो फैंसी कलर डायमंड की एक कैटेगरी है जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड सी है, बट उसके दाम हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं। पर सिंस आपने प्रश्न पूछा है कि कौन सी एक कैटेगरी जो बरसों तक निगलेक्टेड थी और अभी सडनली एकदम उभर कर आ रही है, तो मेरे ख्याल से फैंसी शेप की कैटेगरी अभी काफ़ी ट्रेंड में है। सो एनीथिंग विच इज़ नॉट राउंड इज़ डूइंग वेल। इवन इफ आप देखेंगे तो फैंसी शेप में एंटीक कट अब शुरू हो गया, ओल्ड माइन कट के नाम से बिक रहा है, बहुत बिक रहा है, अभी बहुत ट्रेंड में है। सो वो भी अच्छा कर रहा है। सो ये एक मिथ तो नहीं बोल सकता हूँ, बट एक ऐसा चलन था कि भाई फैंसीज वर ऑलवेज दी हाईली डिस्काउंटेड कजिन्स ऑफ राउंड डायमंड्स, ऐसा बोलते थे। बट अब वैसा नहीं है। इनफैक्ट कुछ कैटेगरीज़ में स्पेशली इलोंगेटेड शेप्स अब बहुत चल रहे हैं, उनके प्राइस उसी कैटेगरी के राउंड से भी ज़्यादा हो गए हैं। एंड इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि जीआई की जो पूरी रिसर्च है, जो हमारी टीम है, वो अब फैंसी कट ग्रेड पे काम कर रही है और उसको भी हम स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। वो भी एक नया रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि रिटेलर्स आज बोलते हैं कि अगर इफ राउंड में XXX है तो फैंसी में क्यों नहीं है। सो अब तक जैसे हमने देखा इंडस्ट्री में एक ही कंपनी थी जो मिलियंस ऑफ डॉलर पंप करती थी मार्केटिंग में। सो कहीं ना कहीं हमने शायद मेरा ऐसा मानना है कि कंज्यूमर की हमने नहीं सुनी, या हम कंज्यूमर के पास नहीं आ पाए, उनको क्या चाहिए है, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या प्रेफरेंस हैं, क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, या वो क्या चाहते हैं। वो बोलना चाहते थे, बोलते थे, बट हम वो या तो समझ नहीं पाए या वो फीडबैक ले नहीं पाए उनसे, और उसके लिए शायद वो हमसे दूर हो गए, दूसरी प्रोडक्ट की तरफ देखने लग गए। एक फादर्स डे की एड रिलीज़ की थी जिसमें इट वाज अ कनेक्शन बिटवीन फादर एंड डॉटर। वो सेकंड पियर्सिंग का कुछ वो एड था। आप देखिए ना 1.8 मिलियन या इतने कुछ इम्प्रेशंस उसको मिले हैं। तो आप सोचिए कि एक एडवर्टाइजमेंट किस तरह से आपके दिल के तार को जोड़ देती है। डायमंड पोजेस करना सबकी दिल की इच्छा है, सबको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बाय बर्थ ऐसा होता है कि भाई
मुझे हीरा लेना है, मुझे हीरा पहनना है। बट अगर इफ उस डिज़ायर को बाहर दर्शाना है, बाहर निकालना है, तो आपको कहीं ना कहीं दिल की आवाज़ सुनने के लिए इन मार्केटिंग की या इस तरह के सेलिब्रेशंस की, इस तरह के ओकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो आपने बात करी मार्केटिंग की, जहाँ पे बहुत बड़ा गैप हमने देखा है, जहाँ पे हमने कोई एक नया इंटरेस्टिंग कैंपेन नहीं देखा हीरा सदा के लिए। डायमंड इज़ फॉरएवर मतलब रच बस गया है हमारे डे टू डे लाइफ में। मगर अगर हम ये कहें कि आज मेरे कज़िन्स या जो मुझसे यंगर जनरेशन है वो अगर कनेक्टेड हैं इस इंडस्ट्री से, या फिर मुझसे ही उन्होंने कभी बात करी हो कि तुम इंडस्ट्री में हो ऑलरेडी, मुझे डायमंड बाय करना है, मुझे ये नैरेटिव बहुत एब्सेंट है। वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे ग्रो किया, तो मुझे एक लगा कि मे बी इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड बी वर्बल अबाउट इट। आई शुड ट्राई टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इन दिस इंडस्ट्री एंड ब्रिंग इट थ्रू ज्वेलरी पॉट। सो टैग लाइन है हमारा, अनलर्न एंड अडेप्ट। So that's what we have to do as of now. Like what was working for my father is not working for me at all, and probably will not work for my child. एंड इट्स अ बेसिक सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये यहाँ पे डाइजेस्ट ये नहीं होता कि जहाँ पे इतनी बिलियंस का बजट होता है मार्केटिंग का, वहाँ पे ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे मिस हुई है। आपने भी इसको चीज़ को एग्री किया, टॉम ने भी काफ़ी एम्फेसिस किया था इस बात के ऊपर कि वी हैव फेल्ड एज इंडस्ट्री, एंड व्हेन ही वाज शॉक्ड आई वाज लाइक थिंकिंग इन बैक ऑफ माई हेड कि शायद मुझे ये लाइन एडिट करना पड़ेगी। बट देन आई आस्क्ड हिम, यू श्योर दैट व्हाट यू सेड? ही वाज लाइक, I'm very sure what I said, and yes, there were less efforts, and we have not lived up to the expectations of new generation. He even added that all of the researches done by any institute, not only GIA, are useless if they are not reaching to end user. वेरी ट्रू, बट उनका स्टेटमेंट भी सही है, और कोई इसको एडमिट करे नहीं करे, बट समझते सब हैं कि अब जेनरिक मार्केटिंग की ज़रूरत है, एंड इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है। अब काफ़ी क्रिकेटर्स आ रहे हैं सामने और इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा एक ट्रैक्शन लेके आ रहा है। हमेशा अपस्ट्रीम मिड स्ट्रीम में रहा हूँ, बट हाँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि आज की नीड क्या है। सो सबसे पहले बिल्ड एन एक्सपीरियंस। अगर इफ़ कोई आपकी दुकान में आता है तो वो खाली एक प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहा है, वो उसको एक मेमोरेबल इवेंट बनाना चाहता है, एंड रियली वांट टू लिव दैट मोमेंट विद यू। सो जब कोई वॉक इन कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ सोच के आया है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में है। एंड मेरे हिसाब से कि जो पॉइंट ऑफ सेल है, जो काउंटर के उस तरफ खड़ा है, जैसे कि अगर आप फैमिली ज्वेलर हैं या आप एंड सेल्समैन हैं, जो लास्ट पॉइंट ऑफ सेल है, वो जो कहता है, कंज्यूमर उस तरफ काफ़ी इंक्लाइंड होता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेशन को और ट्रेनिंग को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए, बट वो उनको एक एक्सपेंस की तरह लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि यू नीड टू टेल एंड शेयर अ गुड स्टोरी अबाउट डायमंड्स। जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, अगर इफ मुझे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा क्यों है, तो मेरी चाह और बढ़ जाएगी उसे एक्वायर करने की, उसे लेने की। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, डायमंड्स डू गुड। आज आप सोचिए कि इसी डायमंड से आया हुआ रेवेन्यू आपके स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज़, इनफैक्ट कंट्री का फ्लोरा एंड फौना, पूरे इकोसिस्टम को वो कहीं ना कहीं संभाल के रख रहा है। व्हाट ही इज़ लुकिंग इज़ समथिंग सिंपल जो उसकी आइडेंटिटी को सूट करे। तो वो काम आ जाता है एक रिटेलर का कि वो अपने कंज्यूमर को पहचाने, अपने क्लाइंट को पहचाने कि इस पे क्या सूट होगा या इसकी क्या चाहत है, वो क्या ख़रीदना चाहता है। उसी तरह आप कैसे, हाउ यू कैन कनेक्ट विद द हार्ट of the consumer, that is also very important. How to talk to them in their language, because आज इन्फॉर्मेशन से, जैसे कि आपने पहले कहा, पता नहीं कितनी सारे पॉडकास्ट हैं, कितनी सारी रील्स बनती हैं, पता नहीं मेरे जैसे हज़ारों होंगे जो अपना अपना ज्ञान बांटते होंगे हर पॉडकास्ट पे या रील्स पे। ऐसा मेरे बोलने से कोई नेचुरल डायमंड नहीं खरीद लेगा, या मेरे बोलने से कोई मार्किस या पेयरशिप नहीं खरीद लेगा। आज का जो युवा है, जो पैसे लगा रहा है कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो काफ़ी मैच्योर्ड है, वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड है, और वो जानता है कि उसे क्या चाहिए।
तो मैं ये रिटेलर्स को कहना चाहूँगा कि यू कनेक्ट विद देयर हार्ट, ट्राई टू टैप दैट अनएक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ दैट क्लाइंट्स नीड्स एंड डिज़ायर्स। तो डेफिनेटली सेल होना ही होना है मेरे हिसाब से। सो उनको मैं यही कहता था कि आपको अगर लगता है कि कोई नया कलेक्शन आपको प्लान करना है या रखना है, पहले आप गो एंड लुक बैक एट योर लास्ट 5 years फिगर्स, कलेक्शंस देखो क्या क्या बिका है, कौन कौन से SKUs बिके हैं, एंड इट सेज अ लॉट अबाउट इट। फैशन इंडस्ट्री बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, इट्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, और वो उसका जो ऑटम कलेक्शन है, समर कलेक्शन है, हाउ दे प्लान, सिमिलर द जूलरी इंडस्ट्री ऑल्सो हैव टू प्लान टू मेक इट रेलेवेंट टू द यूजर्स, एंड नॉट दैट आई जस्ट मेड इट अप राइट नाउ, इट्स सिंपली फॉलोइंग द बेस्ट। अगर आप खुद बेस्ट नहीं हो सकते, आप आज खुद हार्वर्ड नहीं जा सकते, बट हार्वर्ड के पेपर्स तो पढ़ सकते हैं, रिसर्चेस तो पढ़ सकते हैं, वहाँ पे से जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं आप उनसे बात तो कर ही सकते हैं। सो दैट हैज़ बीन माई अप्रोच दैट रियली हेल्प मी अ लॉट ऑन सो मेनी लेवल्स। दिस पॉइंट ऑल्सो आई स्ट्रांगली बिलीव अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट न्यू पीपल आर नॉट एबल टू एंटर इन द इंडस्ट्री, दैट हैज़ ऑल्सो बार्ड द इनोवेशन। एक अप्रोच का लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं एक एंट्री बैरियर भी है। So that has been, the industry is not welcoming yet to people with different school of thoughts. जहाँ तक बैरियर का सवाल है तो सी मैं अगेन हर चीज़ को बहुत डिवाइड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और मिड स्ट्रीम में बैरियर है बिकॉज बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, एंड उन चीज़ों या उस क्षेत्र में आने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक सपोर्ट मिलना चाहिए। शायद मेरी तरह सब लकी नहीं है कि जिनको इंडस्ट्री में ना होते हुए भी इतना सपोर्ट मिल गया, बट जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पे बैरियर बहुत कम है। अब मैं दुबई की बात लेता हूँ, आई मीट थाउजेंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स टुडे, और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी जो GI एलुमनाई एसोसिएशन है, एलुमनाई की यहाँ संस्था है, मैं उसमें देखता हूँ तो मोर देन 70-75% आर टुडे इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स, इंडिपेंडेंट ज्वेलर्स हैं, स्टैंड अलोन। उनको ऐसा नहीं है कि भाई उनकी खुद की एक रिटेल शॉप है, दे आर वेरी हैप्पी, सेटिस्फैक्शन है उनको। सेटिस्फैक्शन इसके लिए कि उनकी क्रिएटिविटी को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सो जहाँ तक ये सवाल आता है आपका बैरियर का, तो उन दो चीज़ों में, बट यहाँ पे द फील्ड इज़ वाइड ओपन एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आप आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आप डेफिनेटली लोगों के साथ में साझा कर सकते हैं। Thank you so much for sharing that with us. My next question is probably very controversial, and I would take a permission to take that up. But ये भी है कि आंखें बंद करने से जो हमारे challenges हैं या जो हमारी problems हैं लेकिन ना वो solve नहीं हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे lab grown diamonds की। मैं बचना चाहता था इस क्वेश्चन से। नहीं, I'm not putting you in a position, but एक बहुत ही industry agnostic answer मैं आपसे expect कर रहा हूँ, जो कि different levels पे कोई इसको थ्रेट मानता है, कोई कहता है कि नहीं ये ख़राब है, कोई कहता है इंडस्ट्री को इट्स टेकिंग टूवर्ड्स बैड डायरेक्शन, बट ये भी है कि देर आर पीपल हु आर बिलीविंग इन इट। कंज्यूमर्स जो हैं, दैट्स अ प्रूफ इन द पुडिंग। जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसके लिए तो कोई एड्स नहीं हो रहे हैं ना, उसके लिए तो कोई नहीं बोल रहा कि लैब ग्रोन खरीदो एंड आपको ये फ़ायदा होगा। सो व्हाट्स हैपनिंग वेरी ऑर्गेनिक, आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्री इन सिमिलर ऑर्गेनिक वे। मैं यहाँ पे साइज नहीं ले रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे एक फिनोमेना की बात कर रहा हूँ कि शायद ये लैब ग्रोन ना होता, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती जो हमें शायद नेचुरल डायमंड लेने से या बेचने से हमको रोक देती। कोई ऐसा वर्ल्ड का रूल आ जाता जहाँ पे हम शायद लिमिटेड हो जाते डायमंड ट्रेड को लेके, तब हम क्या करते। तो वहाँ पे शायद हमको लैब ग्रोन ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है नए तरीके से सोचने की, एक नए डायरेक्शन में सोचने की, क्योंकि उसने हमारे सामने आज वो चैलेंजेस ला के खड़े करे हैं जिसके लिए राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैल्यू चेन टिल द एंड यूज़र नोबडी वाज रेडी। और मैं उसको बैश तब करूँगा जब वो एक गंदा प्रोडक्ट हो। आपका क्या मानना है? आपने सही कहा। आई थिंक भले ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, किसी भी मैगज़ीन को, किसी भी डायमंड के चैनल को, या जितने भी माध्यम हैं सोशल मीडिया के, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हेड्स ऑन लिया जाता है और सब जानना चाहते हैं कि आप किस तरफ हैं, है ना, आपकी कौन सी साइड है। एंड हर कोई कंट्रोवर्सी से बचना चाहता है, हर कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हम
किसी एक प्रोडक्ट को नीचा दिखा के दूसरे की ग्रोथ करें, वैसा बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पे राइट या रॉन्ग का सवाल नहीं है, यहाँ पे साइड का सवाल नहीं है। आई थिंक दो प्रोडक्ट कैटेगरी हैं, बहुत डिफरेंट है। अगर आप मुझसे पूछें तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है या दोनों की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड आई थिंक मैं नहीं कह रहा हूँ, अब तो काफ़ी कंट्रीज़ ने बहुत अच्छा तरह से डिफ़ाइन कर दिया है कि भाई इसको आप सिंथेटिक ही बोल सकते हैं या इसको आप ग्राम में ही बोल सकते हैं। और ये जो एक प्रोडक्ट है दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर टू स्टे, विच इज़ सस्टेनेबल। एक हेयरलूम की तरह से आप देखिए, एक इन्वेस्टमेंट की तरह से आप देखिए। आई थिंक शायद दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो इससे पुराना होगा, बिलियंस ऑफ ईयर से पुराना क्या होगा। बट अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो लैब ग्रोन जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेरिमेंटेशन है या आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरी करता है। उसकी वैल्यू बहुत कम है तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देखिए ना कि नेचुरल डायमंड है, इट्स वेरी वैल्यूएबल, फाइनाइट है। उसी तरफ ये जो दूसरा प्रोडक्ट है इनफाइनाइट है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो आपको उसमें जो डिज़ाइन करना है करिए, आप उसमें जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं करिए। अब उसकी एप्लीकेशन हर जगह है। आप उसको कपड़ों में लगाइए, आप उसको बेल्ट में लगाइए, आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं। और वहीं जहाँ एक्सपीरियंस की बात आती है, जहाँ पे हमारी भावनाओं की बात आती है, सो वहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, अगेन मैं वही चीज़ें रिपीट करूँगा, लव, पैशन, रोमांस, योर इमोशंस, योर सेंटिमेंट्स, योर कमिटमेंट, वो इस कैटेगरी को सूट करता है। पर इन सबसे बड़ी जो चीज़ है कृष्णा जी, वो ये है कि डिस्क्लोजर पूरा होना चाहिए। सो आई थिंक दोनों की कैटेगरी अलग है। एक में आप ये सब चीज़ें विच आर मोर नेचुरल फिनोमिनाज वो कनेक्ट करती हैं, और एक तरफ आपको आपकी क्रिएटिविटी, डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट कनेक्ट करता है। पर मेरा आंसर अभी बाकी है, तो इसको एज अ थ्रेट क्यों देख रही है इंडस्ट्री? सी, जब भी कोई ब्रेक थ्रू होता है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो लोग उसको उसी तरह से परसेप्ट करते हैं या उसी तरह से परसीव करते हैं और थ्रेट की तरह लेते हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे लोग उस प्रोडक्ट को समझते हैं कि भाई ये जो नया प्रोडक्ट है, ये जो नया इनोवेशन है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, वो आपके नेचुरल फिनोमेना को कंपटीशन नहीं दे सकता है या नहीं दे रहा है, तो नेचुरली अपने आप वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है, या नेचुरली अपने आप वो एक जो इनसिक्योरिटी होती है, एक थ्रेट होती है, वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। और मोमेंट आपने, मैं वापस वही कहूँगा, मोमेंट आपने डिस्क्लोजर कर दिया जी। जब मैं अगर इफ लैब ग्रोन को या सिंथेटिक को सिंथेटिक करके ही बेच रहा हूँ, लैब ग्रोन करके ही बेच रहा हूँ, तो क्या थ्रेट है उसमें? क्या कोई ऐसा हो गया कि भाई कोई कंपटीशन आ गया या कहीं किसी ने एक दूसरे को शेयर ले लिया या ऐसा कुछ हो गया? सो आई थिंक फिनोमिनाज हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है। हर इंडस्ट्री में इस तरह के ब्रेक थ्रू आते हैं। हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी आज की तारीख में उसको कहीं ना कहीं शेकअप कर रहा है, विच इज़ गुड। आई थिंक काफ़ी फिल्ट्रेशंस होते हैं, अच्छे फिल्ट्रेशंस होते हैं इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ दीज फिनोमिनाज एंड ब्रेक थ्रूज। You summed up very well. I'm pretty satisfied. I could not sense any bias in this. Thank you for being honest. And this is taking us towards our last leg of the podcast, where I always ask my guests that what has been their learning from the industry. This could be entirely personal and something that is non-negotiable for you or you learned hard way. जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग रहा है। कॉमन मैन, एक बहुत ही कॉमन मिड क्लास या लोअर मिड क्लास फैमिली से आता हूँ। सो जब इस ट्रेड में एंटर हुआ तो एक चीज़ समझ गया था कि यहाँ पे ट्रस्ट और ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ये तीन चीज़ें ही हैं जो आपको सक्सेस दिला सकती हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो भारत की शिक्षा प्रणाली हमें सिखाती है, मेरे स्कूल में मैंने सीखी। उसके बाद पेरेंट्स आपको सिखाते हैं। मारवाड़ी जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, आज भी रहते हैं। वो पूरी फैमिली आपको कुछ ना कुछ सिखाती है।
और कुछ डूज और डोंट हमारे नियम बने हुए हैं। उसके ऊपर पापा की कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा दिमाग में रहती हैं कि देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ऑनेस्टी। हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। एंड इसीलिए अगर आपने देखा हो तो इतने प्रोजेक्ट ग्लोबली किए एंड हमेशा फैमिली का फुल सपोर्ट रहता था। घर पे पूछना भी नहीं पड़ता था कि या घर पे आके जस्ट बता दिया कि मैं रशिया में हो रहा हूँ 2 साल के लिए। किसी से पूछा नहीं, किसी को बोला नहीं। वाइफ ने सपोर्ट किया, बच्चों ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। वैसे ही जब दुबई की अपॉर्चुनिटी आई तो उसको हाँ बोल दिया। एंड एक बहुत फ़र्क पड़ता है आपको जब आपकी पूरी फैमिली आपका साथ देती है। बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी सक्सेस में जब आप अपने आदर्शों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी डिलीवरी पे या जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, अगर इफ़ आप अपने रूट्स से कनेक्टेड रहें तो। और बहुत प्राउड फील करता हूँ कि जिस देश में मेरा जन्म हुआ है या जहाँ से हम आते हैं, वहाँ आज भी ट्रेडिशंस, कल्चर्स, रूट्स को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको फॉलो करते हैं। हम ग्राउंडेड हैं। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। शायद पेरेंट्स ने इतने दुख देखे हैं, उन्होंने शायद खाना नहीं खाया होगा और वो हम में इन्वेस्ट किया होगा। सो हम कभी भी उन चीज़ों को नहीं भूलते हैं और वो ही शायद हमारी इंस्पिरेशन भी है। आई एम टू टची, टू इमोशनल अबाउट दोस थिंग्स यार। आई कुड फील दैट एंड कहीं ना कहीं मैं बड़े बोल नहीं बोलूँगा दैट हैज़ शेप्ड यू एज अ पर्सन। यस, आई वुड से दैट। आई थिंक पेरेंट्स जिस तरह से आपको शेप करते हैं, पेरेंट्स से बड़ा कोई टीचर नहीं है, कोई गुरु नहीं है। ये कहने से मैं हमारे किसी भी टीचर को, किसी भी गुरु का मान कम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ आपकी रोज़ लर्निंग होती है। मेरा ग्रैंडसन भी आज मुझे कुछ ना कुछ सिखाता है। आज इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपके प्रश्न या आपके विचार से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है आज। सो इट्स ऑलवेज a great learning, and that's how you shape yourself. If you're ready and accept to go through those changes, and if you're ready to unlearn and learn, आप हमेशा युवा रहेंगे या आप हमेशा ट्रेंड में रहेंगे या आप हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही काम करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी चीज़ जो आप इंडस्ट्री के लिए बदलना चाहें, अगर आपको पूरा फ्रीडम मिले, कोई रोक टोक नहीं, अगर आपको फुल फ्रीडम मिले, तो आप क्या इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ बदलना चाहेंगे? काश कि इस तरह का कोई जादुई छड़ी मेरे हाथ में होती या इस तरह का कोई क्या मैजिक लैम्प होता कि हम कुछ कर पाते। आई थिंक आपका प्रश्न एक खुले आसमान की तरह, एक वाइट बोर्ड की तरह है कि जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है। बट जो मेरी समझ है और इतने सालों से मैं जो देख रहा हूँ, अगर कोई एक चीज़ मैं बदलना चाहूँगा तो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ द डायमंड। सो हम अभी भी कुछ चेन से बंधे हुए हैं, कुछ रेफरेंस पॉइंट को देख के उससे हम हीरे की वैल्यू करते हैं। अगर आप मुझे पूछे तो मैं बोलूँगा कि मेरा हीरा तो मेरा दाम। ये जो प्रोडक्ट है या ये जो डायमंड है, उस पे मैंने मेहनत की है, उसको मैंने रफ़ खरीदी, उसको मैंने प्लान किया, उसमें घंटों तक जो हमारे डायमंड प्लानर्स हैं, अब जिसको हम डायमंड डिज़ाइनर्स कहते हैं, उन्होंने उसमें मेहनत की और उसके बाद में कटिंग एंड पॉलिशिंग उसकी हुई है। सो कितना टाइम मनी रिसोर्स लगा है। जीआई में आया, उसका रिपोर्ट बना और उसके बाद में वो सेल के लिए गया। सो जो पूरा का पूरा मेहनत है या जो रिस्क है, वो एक एंटरप्रेन्योर ने लिया है उसको बनाने में। बट जब उसकी वैल्यू रखने की बारी आती है तो हमको उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कोई एक शीट आती है, वो चाहिए है। बट क्यों उसकी ज़रूरत है? बट उनका जो कहने का तात्पर्य ये था कि अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू रखनी है और वो चीज़ अगर आपकी है, आप अपने दिल से या अपने दिमाग से उसकी वैल्यू रख सकते हो।
आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अभी ये हीरा क्या भाव में बिकेगा. सो अगर इफ़ कोई एक चीज़ को अनचेन करना चाहूँगा तो वो यही होगी कि डायमंड की वैल्यू को लेके जो लिस्ट है, जो प्राइस लिस्ट हैं, उससे मैं छुटकारा पाना चाहूँगा. ऐसा है. Consider you have the choice to change that. मैं इसको कैसे देखता हूँ कि आज एक बर्किन बनता है जो महंगा बैग होता है, कई लाखों करोड़ों का होता है, वो एक क्रोकोडाइल स्किन से बना हुआ है इटली के किसी गांव में. उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता है, कोई ये नहीं बोलता है कि ये इनफैक्ट उसकी वैल्यू बढ़ती है और उसके लिए लोग बाग लाइन लगा के खड़े होते हैं एक बैग के लिए. मेरा मानना यहाँ पर यह है कि डायमंड जो है, जो एक हीरा है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था, उसके जैसा दूसरा अभी नहीं बनने वाला. उसको उतनी तवज्जो नहीं मिली है जितनी आज एक बर्किन के बैग को मिली है. दैट हर्ट्स मी मोस्ट. एज मच एज कमिंग बैक टू पॉइंट ऑफ प्राइसिंग, आई फील दैट हैज स्टैंडर्डाइज समवेयर द इंडस्ट्री. बट हाँ, उससे जस्टिफिकेशन नहीं मिला है. डायमंड की जो उपज है, जो फॉर्मेशन है उसकी बिलियंस ऑफ ईयर से, और जो आप कह रहे हो जिस वैल्यू चेन के थ्रू वो जाता है, उसके बाद जब वो टेबल पे आता है तो उसकी वो वैल्यू नहीं है जो आज एक बर्किन की है. वहाँ पे कहीं ना कहीं नैरेटिव की बात आती है कि या तो हम अपनी प्रोसेसेस में इतने लॉस्ट हो गए कि हमने उसको वैसा मुकाम नहीं दिया, वो पोजीशनिंग नहीं दी डायमंड को जो आज एक बर्किन को मिली है या जो आज एक किसी लेगेसी ब्रांड को मिली है. वहाँ पे डायमंड उसका एक पार्ट बन के रहेगा, जबकि डायमंड तो हीरो है. आई थिंक कमोडिटी बना दिया हमने इसको. कमोडिटाइज नहीं होना चाहिए एंड आई फील इट डिजर्व्स इट्स ड्यू क्रेडिट. एंड कहीं ना कहीं उस पर काम हम कलेक्टिवली करें तो इट विल ब्रिंग अस सम रिजल्ट्स प्रोबेबली डाउन द लाइन. इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड होपिंग टू हियर मोर फ्रॉम यू सून. Thank you so much for inviting here. It was a pleasure talking to you here. Thanks. I do hope you enjoyed this podcast. Till we meet again, thank you for being with us for this interesting session. We'll bring more to you. Thank you.